बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज की बातें हर किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन वकील से की जा सकती हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अच्छा जी, आर्टिकल 12 क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि आपने राजदाराना बातें किसी और से नहीं करनी, लेकिन वकील साहब से कर लेंगे। 12 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइज़र। आपका जो भी लीगल एडवाइज़र है, आपने कम्युनिकेशन जो भी की है उसके साथ वो कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स और jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor। कोई भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी कोर्ट में डिस्क्लोज़ करे, वो या किसी ट्राइब्यूनल में या किसी अथॉरिटी के पास जो कि जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर रखती है, या किसी भी जुरिस्डिक्शन के पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो कि उसके और उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान हुई थी। अच्छा, अब जो आर्टिकल 9 है वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का डील करता है लीगल क्लाइंट और एडवोकेट के दरमियान, लेकिन उसमें एडवोकेट का पाबंद किया गया है कि वो किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा उसके क्लाइंट की बातें। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट को पाबंद किया गया है कि वो जितनी भी कम्युनिकेशन उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान हुई है उसको वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा किसी के सामने, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, सिवाय इसके कि वो खुद को विटनेस के तौर पर पेश करता है। इन विच केस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एज मे अपेयर टू द कोर्ट नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच ही हैज़ गिवन बट नो अदर। अब सेम जैसे आर्टिकल 11 में बात थी कि उसको अगर वो विटनेस के तौर पर पेश होता है तो फिर जितने सवाल उससे पूछे जाएंगे सिर्फ उन्हीं का आंसर वो देगा और उन्हीं को के हवाले से एविडेंस को एक्सप्लेन करेगा जितनी उससे पूछी गई है, उसके अलावा नहीं। मतलब ये कि अगर वही क्लाइंट जिसने वकील के साथ कम्युनिकेशन की गई है जो कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, लेकिन उसको कोर्ट ने कंपेल किया है, वो कंपेल आर्टिकल 15 के तहत विटनेस को किया जा सकता है। वो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। तो उससे जितने सवाल पूछे जाएंगे सिर्फ वो उन्हीं सवालों का आंसर देगा। मज़ीद खुद से सारी स्टोरी नहीं सुनाएगा कि भी मैंने ये भी कहा था, वकील साहब ने मुझे ये ऐसे ऐसे मशवरे दिए थे, ये सब कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ उससे जितना सवाल पूछा जाएगा वो उतने सवाल की हद तक ही आंसर देने का पाबंद होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। ऐसे टाइटल डीड की प्रोडक्शन किसी विटनेस से जो कि पार्टी टू सूट नहीं है। विटनेस जनरली पार्टी टू सूट नहीं होता वैसे। नो विटनेस हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ सूट, कोई भी विटनेस जो कि पार्टी टू सूट नहीं है शैल बी, लेकिन जो पार्टीज़ खुद होती हैं वो भी बतौर विटनेस आती हैं, उनके अलावा की बात हो रही है ये, उनको कंपेल किया जा सकता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। वो इसी में ही हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में। Shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledgee। प्लेजी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी के पास रहन रखवाई जाती है तो उसे प्लेजी कहते हैं, और मॉर्गेजी जिसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी रहन रखवाई जाती है उसे मॉर्गेजी कहते हैं। और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता जिसके पास टाइटल डीड है बतौर प्लेजी या मॉर्गेजी या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उसको क्रिमिनेट कर सकता है। क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के हवाले से भी वो आर्टिकल 15 है उसमें पढ़ते हैं। सिवाय इसके कि वो अग्री हो जाए इन राइटिंग उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट उससे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या कोई भी डेट या कोई भी पर्सन थ्रू हुम ही क्लेम्स। आर्टिकल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। कोई भी पर्सन shall be compelled to, no person shall be compelled to produce documents in his possession
किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे जो कि इस पोजेशन में है। जो आर्टिकल 13 है उसमें टाइटल के हवाले से डॉक्यूमेंट था, उसका डॉक्यूमेंट का टाइटल है, लेकिन यहाँ पर उसके पास सिर्फ पोजेशन है। विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पोजेशन में तो उसकी है लेकिन इंटाइटलशिप किसी और पर्सन की है, और जिसकी वो इंटाइटलमेंट है वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ए पर्सन है, उसने उसके सपोज़ उसके कोई गाड़ी है, वो किसी बी ने, उसके दोस्त ने उससे उधार मांगी और उसे कहा कि आप ये जो है वो मुझे चाहिए कुछ देर के लिए, वो मैं लेके जा सकता हूँ। कोई भी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मूवेबल की समझ आसान से आती है इमूवेबल की निस्बत। तो वो उसकी गाड़ी ले गया, अब उस गाड़ी का कोई इशू बन गया तो वो, या कहीं और उस गाड़ी वो जो किसी और एफआईआर में उस गाड़ी का नंबर उसमें शामिल है। जैसे अभी रिसेंटली वो अरशद शरीफ का वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो किसी गाड़ी और गाड़ी को पकड़ने वाले थे लेकिन गाड़ी ये सिमिलर नंबर वाली थी, हालांकि सिमिलर नंबर वो नहीं था। या कोई भी इशू हो जाता है तो उससे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया जाता है। अगर वो डॉक्यूमेंट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसकी इंटाइटलशिप वाला है, अब गाड़ी का डॉक्यूमेंट क्या हो गया, गाड़ी की कापी उसकी ओनरशिप वाला, ज़ाहिर है वो उस वक्त पोजेशन में तो उस बंदे की है लेकिन ओनरशिप में किसी और की है। अगर वो ओनरशिप वाला बंदा उसको प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज़ कर सकता है तो पोजेशन वाला बंदा भी उसको रिफ्यूज़ करेगा। इफ़ दे वर इन हिज पोजेशन, अगर वो मतलब इंटाइटलशिप वाले बंदे की पोजेशन में होते हैं और वो उसको देने से इनकार कर देता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है किसी भी नेचर का, तो फिर वो पोजेशन वाला बंदा भी उसको रिफ्यूज़ करेगा। अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू देयर प्रोडक्शन, सिवाय इसके कि वो लास्ट मेंशन पर्सन, लास्ट से मुराद वो जो इंटाइटलशिप वाला पर्सन है, अगर वो कंसेंट दे देता है कि हाँ भाई ठीक है वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस कर दो, तो फिर वो करेगा। इन शॉर्ट के बगैर टाइटल वाले बंदे के कोई भी पोजेशन वाला बंदा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि वो इंटाइटलशिप वाला बंदा उसकी इजाज़त नहीं दे देता। ठीक हो गया। अच्छा, आर्टिकल 15 भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। किसी भी विटनेस को, कोई भी विटनेस ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई अगर मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो ये जवाब मुझे ही क्रिमिनेट कर देगा, मतलब मुझे ही क्रिमिनल साबित कर देगा। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding. कोई भी विटनेस को इस कोई भी विटनेस इस बात का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि वो आंसर जो है उससे क्वेश्चन किया गया उसका आंसर दे और वो आंसर जो है वो उस मैटर से रेलिवेंट हो या फिर मैटर इन इशू हो इटसेल्फ, किसी भी सूट में या किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अप ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर दैट सच आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट, कि वो विटनेस कहता है भाई अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं खुद ही क्रिमिनल हो जाऊंगा। जैसे कि वो किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बतौर गवाह आया है और उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने फ़लाँ वक्त पे कत्ल किया था, तो अगर वो हाँ कहता है तो फिर वो खुद ज़ाहिर अपने आप का उसका कन्फेशन काउंट हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 कहता है कि वो फिर भी जवाब देगा अगरचे कि उसको क्रिमिनेट ही किया जाता है। इसका फ़ायदा उसका क्या होगा वो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है। और मे टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट। अब ये तो था ना कि डायरेक्ट वो क्रिमिनेट हो रहा है, लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली भी क्रिमिनेट हो रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे कहे कि भाई ये जो 10 लोगों ने मिलकर कत्ल किया इनके पीछे आप भी शामिल थे, तो वो अगर कह देता है कि हाँ मैं भी शामिल था, तो वो इनडायरेक्टली तो ज़ाहिर है वो भी क्रिमिनेट हो गया ना उस केस के हवाले से। और दैट इट विल एक्सपोज, कि वो एक्सपोज हो जाएगा कि वो भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। और टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोज हो रहा हो उस आंसर देने से। सच विटनेस टू अ पेनल्टी और फॉर फीचर ऑफ एनी काइंड, वही विटनेस या तो पेनल्टी या फॉरफीचर ऑफ एनी किसी भी किस्म की, मतलब उसके ऊपर पेनल्टी आयद होती हो या कोई भी ऐसा जवाब दे जिसके अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टी फेयर फीचर हो सकती है या कोई भी उसके ऊपर पनिशमेंट लागू हो सकती है, तो वो फिर भी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई मैं इस वजह से आंसर नहीं देता। फिर अगर वो आंसर देता है तो फिर क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर
प्रोविज़ो है कि कोई भी ऐसा आंसर जो ऊपर उसने दिया है जो कि उसको इंक्रिमिनेट कर रहा है, विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, उस आंसर की वजह से किसी भी विटनेस को कोई भी अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी। प्रोसिक्यूशन मतलब उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जाएंगी। और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या वो उसका लिखा हुआ जवाब जो उसने आंसर दिया वो लिखा जाता है ना, वो जवाब जो है वो उस डॉक्यूमेंट को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसके खिलाफ यूज़ नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। हाँ, अलबत्ता अगर उसने वो आंसर ही गलत दिया है, मतलब वो वाकई में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस था और उस वक्त उससे पूछा गया कि भैया आप उसमें शामिल थे, तो वो झूठ बोल देता है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं शामिल था, तो फिर जो है उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस की प्रोसिक्यूशन हो सकती है। अगर वो सच बोलता है और वो कहता है कि हाँ मैं शामिल था, तो फिर उसके खिलाफ कोई भी अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो अकम्प्लिस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।